हेलो एवरीवन। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया था। श्रीलंका को ये लोन अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए लेना पड़ा था, जबकि श्रीलंका के डॉलर्स में पर पर्सन इनकम बांग्लादेश से दोगुनी है। आखिर ये हुआ कैसे? श्रीलंका कैसे बैंकरप्सी के करीब पहुँच गया और कैसे उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और उसको अपने से आधी पर पर्सन इनकम वाली कंट्री से लोन लेना पड़ रहा है। चलो जानने की कोशिश करते हैं। और बांग्लादेश, जिसको एक गरीब कंट्री समझा जाता था, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कैसे बढ़ गए कि वो अपने से दोगुनी पर पर्सन इनकम वाली कंट्री को लोन दे रहा है। आखिर ये हुआ कैसे? चलो इसको जानते हैं। श्रीलंका की इस बुरी हालत की वजह फॉरेन रिसोर्सेज से भारी लोन लेना है। जब 2009 में श्रीलंका में सिविल वॉर ख़त्म हुई तो श्रीलंका को पीस का फ़ायदा मिला, क्योंकि जब कंट्री में पीस इस्टेब्लिश होती है तो देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। दोस्त, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस का ये फ़ायदा हुआ कि अगले सिर्फ 3 सालों के अंदर यानी 2009 से 2012 तक श्रीलंका की इकोनॉमिकल ग्रोथ 3% से बढ़कर 9% तक पहुंच गई। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ ऊपर से थी। इन रियलिटी ये ग्रोथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की वजह से थी, जो गवर्नमेंट ने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करके हासिल की थी, जिसको लार्जली पब्लिक सेक्टर के द्वारा फाइनेंस किया गया था। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम्बनतोता पोर्ट है। इसी वजह से रिसेंट ईयर में कोविड-19 पेंडेमिक से पहले ही श्रीलंका की ग्रोथ काफ़ी घट गई है। 2015 में जो ग्रोथ 5% थी वो 2019 में घटकर सिर्फ 2.3% ही रह गई है और 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान तो -3 में पहुंच गई है। अगर इस संदर्भ में हम बांग्लादेश को देखते हैं तो अपने आज़ादी के वक्त 1971 से ही बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी की सस्टेनेबल और राइजिंग ग्रोथ का एक बेहतरीन केस रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न बांग्लादेश का मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन है। टैक्स की आमदनी बहुत कम होने के बावजूद भी वो श्रीलंका और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ को लोन देने के काबिल है। इसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा है जिनके अंदर इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट बहुत ज़्यादा ना हो। बांग्लादेश अपनी जीडीपी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इतना बर्डन डालता ही नहीं कि अगर वो प्रोजेक्ट्स फेल हो जाए तो उसकी वजह से बांग्लादेश की जीडीपी या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इसी वजह से अगर देखें तो 94 में बांग्लादेश की जीडीपी में एक्सटर्नल डेट का शेयर 44% था, जो 2019 में घटकर सिर्फ 16% रह गया है। जीडीपी के अंदर एक्सटर्नल डेट की कमी ही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, जिसका ये मतलब हुआ कि जीडीपी बाहर के कर्ज़ों के मुकाबले बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। कर्ज़ों की गिरती हुई तादाद ने ही बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को ये आज़ादी दी है कि वो 200-400 मिलियन किसी को ऐसे ही दे सकते हैं। इससे उनकी इकोनॉमी और जीडीपी पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब श्रीलंका के एक्सटर्नल डेट की कंडीशन देखते हैं, जबकि श्रीलंका की कंडीशन इसके बिल्कुल उलट है, जहां बढ़ते हुए कर्ज़ों ने प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल दबा दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि श्रीलंका का 47% गवर्नमेंट रेवेन्यू सिर्फ कर्ज़ों की इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता है। इसी वजह से उनके फॉरेन रेमिटेंसेस जमा ही नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। श्रीलंका की तरह बांग्लादेश भी अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया है। रेडीमेड गारमेंट उसके कुल एक्सपोर्ट्स का 83% है, लेकिन श्रीलंका के उलट बांग्लादेश की एक्सपोर्ट ने देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दिया है। बांग्लादेश की गारमेंट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी फास्ट ग्रो हुई है। वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग 2004 में दोनों देशों की एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज 7.8 बिलियन थी। 2019 में श्रीलंका की एक्सपोर्ट बढ़कर सिर्फ 19 बिलियन हुई, जबकि बांग्लादेश की यही एक्सपोर्ट्स बढ़कर 46 बिलियन हो गई। दोस्तों, देख रहे हो कितना ह्यूज डिफरेंस दिखाई पड़ता है दोनों कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स के अंदर। कहाँ 19 बिलियन और कहाँ 46 बिलियन, ये डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। हालांकि बांग्लादेश पूरा का पूरा गारमेंट सेक्टर पर रिलायंट है और उसको इसे डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चाइना के बाद बांग्लादेश गारमेंट सेक्टर के अंदर दूसरा सबसे मेन प्लेयर है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को ट्रेड और करंट अकाउंट के अंदर लगातार कमी की वजह से एक्सटर्नल डेफिसिट यानी बाहरी घाटे को पूरा करने के लिए कैपिटल यानी पैसों की ज़रूरत है। इस तरह श्रीलंका के एक्सटर्नल डेट यानी बाहरी कर्जों के अंदर लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं हुई।
नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका के कर्ज़ों के इंस्टॉलेशन में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज़ होते रहते हैं, वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुंच गए। जबकि बांग्लादेश के करंट अकाउंट का घाटा जीडीपी का सिर्फ 2% था और बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से आसान शर्तों पर कर्जा भी मिल जाता है। इस अपॉर्चुनिटी को बांग्लादेश ने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट 2005 में जहां 5.5% था, वो 2014 के अंदर 31.7% बढ़ गया। बांग्लादेश का ये रेशो लगातार नीचे आता गया। 1990 में जहां ये 34% था, वो 2010 के अंदर 5% से भी कम रह गया और अभी भी लगातार कम होता जा रहा है। अब दोनों कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं और जान लेते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के पास कितने कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। दोस्तों, 2000 के अंदर दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग $1 बिलियन थे और 2014 के आते आते श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 7 बिलियन तक ही पहुंच पाए, जबकि बांग्लादेश के रिजर्व्स 45 बिलियन तक पहुंच गए। आप दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर भी ये डिफरेंस देख सकते हो, ये कितना ह्यूज डिफरेंस है। अब हम बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग होती इकोनॉमी को साउथ एशियन कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। श्रीलंका के लिए जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी साउथ एशियन कंट्री ने दूसरे साउथ एशियन कंट्री को इकोनॉमिकल सपोर्ट दी हो। ऑफ कोर्स इंडिया को छोड़कर, क्योंकि इंडिया ने कई बार साउथ एशियन कंट्री को इकोनॉमिकल सपोर्ट दी है। मौजूदा हालात को देखकर बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी अगर पाकिस्तान भी नियर फ्यूचर में सेम रिक्वेस्ट के साथ बांग्लादेश को अप्रोच करे। साउथ एशियन कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश का राइज एक वेलकम डेवलपमेंट है और उसके कई सारे रीज़न्स हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को पूरा का पूरा इकोनॉमिकली इंडिया पर रिलाई नहीं होना पड़ेगा और इसी तरह से रीजन के अंदर नॉन इंडियन बायलैटरल रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। और दूसरा रीज़न ये है कि इससे रीजन के अंदर इंडिया की डोमिनेंसी कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बांग्लादेश भूटान और नेपाल से हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट करेगा। तीसरा रीज़न ये है कि बांग्लादेश की मिडिल क्लास और इंटरनेशनल फर्म बढ़ने से दोनों कंट्री बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप और डीप हो जाएंगे और दोनों कंट्रीज़ के लिए एक विन विन कंडीशन होगी। चौथा रीज़न ये है कि रीजन की दूसरी कंट्रीज़ भी बांग्लादेश के ज़बरदस्त मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम बांग्लादेश की ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ को सेलिब्रेट कर सकते हैं और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश इंडिया को बांग्लादेश से अपने रिलेशनशिप को और डीप करना चाहिए ताकि वहाँ की उभरती हुई मार्केट के अंदर हम हमारी कंपनीज़ और हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों, आपको ये एनालिटिकल वीडियो कैसी लगी? आप अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में देकर बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।